नमस्कार। शाम के 7 बज चुके हैं और 6 बज चुके हैं और बिहार के फैसले पर सबकी नजर है। और इस समय की सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर दिख रही है। उसके खाते में इस समय 75 सीटों पर आगे है। बीजेपी 72 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। तो ये कुछ ही पलों पहले का ये बड़ा बदलाव हुआ है कि एक बड़ी पार्टी के तौर पर, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी अब उभर कर सामने आई है 75 सीटों पर। हालांकि एनडीए गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है और जैसे जैसे नतीजे और ये रुझान सामने आएंगे इस पर लगातार चर्चा, विश्लेषण, आंकलन होता रहेगा। लेकिन बिहार का जो फैसला है देर रात तक ही साफ हो पाएगा। हम सबको संयम बरतने की जरूरत है। हमारे साथ इस समय खास मेहमान हैं, मुझे कहा जा रहा है नवल किशोर आरजेडी के हमारे साथ हैं, मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के अदिति फडणवीस हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो अगर नवल किशोर जी आपसे अब जाकर कुछ राहत की सांस ली होगी आप लोगों ने, क्योंकि आप पहली बार 75 पर बीजेपी से आगे आप लोग आगे चल रहे हैं। देखिए, हमें तो पूरा विश्वास है कि ये जो 2020 मैच है उसके विजेता तेजस्वी यादव ही होंगे और महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा आपको पता चलेगा कि महागठबंधन को बहुत ही कंफर्टेबल मेजोरिटी मिलेगा और सरकार हमारी भी बनेगी। यह ऐसे ही नहीं है, यह चुनाव अभियान के दौरान दिखा भी था और उस दृश्य से मुख्यमंत्री जो कि विचलित हुए थे अपने भाषण में या चुनावी भाषण में, वो भी दिखा था और उनके खिलाफ में विधान है वो आपको लेकिन अभी 60% वोट गिने जा चुके हैं, 40% ही बाकी हैं अब। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब जैसे जैसे समय नजदीक आएगा आपको पता चलेगा कि आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन को बढ़त मिलेगी और वो बढ़त इतना मिलेगी कि कंफर्टेबली सरकार बनाएंगे और इस पर हम लोग आश्वस्त हैं। हमें विश्वास है कि बिहार की जनता ने यही क्योंकि एग्जिट पोल्स ने बहुत उम्मीद आप लोगों की बढ़ा दी थी। हमारे साथ देश रत्न निगम भी मौजूद हैं। निगम साहब, आप किस तरह से आंकलन कर रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से कहा जा रहा था देर शाम तक ही तस्वीर साफ हो पाएगी और जैसे जैसे अब शाम हो रही है और आगे बढ़ रहा है दिन, अब स्थिति बदलती हुई दिख रही है। पहली बार बीजेपी है सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जो बन गई थी, काफी समय तक 2-3 घंटे तक बनी रही, लेकिन अब आरजेडी आगे बढ़ गई। देखिए, ये भी कोई अभी पक्का नहीं है क्योंकि अभी भी उतार चढ़ाव आगे देखने को मिलेंगे और मैं समझता हूँ अभी भी ये चुनाव पूरी तरह से खुला हुआ है। हाँ, लेकिन जब मैं एग्जिट पोल को मिलाता हूँ और उससे पहले ओपिनियन पोल आए थे तो मैं हमेशा ओपिनियन पोल्स को ज्यादा अच्छा मानता हूँ क्योंकि उनका जो सैंपल बेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है बजाय एग्जिट पोल के। तो अगर मैं ओपिनियन पोल को मानूं तो उस हिसाब से एडवांटेज एनडीए को है और एनडीए ही शायद वहां सरकार बनाएगी। लेकिन वही है कि इस वक्त का जो ट्रेंड है ऑलमोस्ट बराबर आरजेडी और बीजेपी चल रहे हैं, लेकिन एनडीए का जो अभी टैली भी है वो शायद 121 के आसपास है। तो अभी मैं आपको रोकूंगी, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए सीधे पहले वहां चलते हैं। All arrangements of electoral processes were suitably modified to maintain the norms of social distancing, wearing of masks, sanitation and other safety norms related to health and hygiene. As the process of polls were modified, similarly the norms of the counting arrangements were also modified. Instead of 14 counting tables in a hall, generally we have 7 counting tables kept in every counting hall except the places where much bigger halls are available. The number of postal ballots have also increased and we have postal ballots through the electronically transmitted postal ballot for the service voters, postal ballot for voters who are above 80 years of age, persons with disabilities and member of the essential services who opted for the postal ballot. We also have the postal ballot for polling officials, the counting of which is going on parallelly. We have on an average about 35 rounds of counting for the assembly constituencies. In some of the cases where the assembly constituencies are big, this round may be about 50 or so. And each round takes about 20 to 30 minutes, which includes tabulation, distribution of round results to the candidates and counting agents. Finally, we have the counting of VVPAT slips of 5 randomly selected polling stations as the final round. Emphasis of the Commission is that the procedures and guidelines relating to counting and COVID-19 are to be
scrupulously and sincerely followed. The Commission has directed that the counting officials need not be in a haste or hurry to declare the results, and they should follow all the procedures and take as much time as it is naturally required. Considering the above facts, it is natural that it will take some more time than the normal time, and you are all aware that pandemic period is not the normal time. As rightly said by my colleague in the day, results may come till late night, and the progress is going on smoothly for counting in all the places. Many results have also come. We will give you details about that also. You are aware that the Commission has this time devised a very good IT application, and that voter helpline and the results you can see on our website of the Election Commission. You also have the app and which gives you details, authentic details of the results declared. And as you know that after the every round it has to be properly authenticated, and then it has to be sent to the digital platform of the Election Commission, which is certified by the observers and the returning officers. So that's why there may be little gap in what you see in the media and what you see on our portal. But however, we try to give you the results as early as we receive it from the counting places. So I will request first of all Mr. Ashish Kundra to give you information about this app, because this is for the benefit of the people at large. Anywhere in the country or maybe outside, you can see the results, what is coming on our portal and on our mobile app. Good evening, everybody. As all of you are aware, and as I briefed earlier, that we have a voter helpline application which has been widely used by people across the country, and more particularly in Bihar, and of course by the media as well. And the results website which populates different kinds of dashboards. So we are showing the candidate-wise trends, party-wise trends, constituency-wise trends, and wherever results are finalized on a real-time basis. And since this data is getting populated directly from the table of the returning officer, there is a certain degree of authenticity attached with the results which are shown in the ECI website. I also want to add that as far as Bihar is concerned, on the whole, 7,737 scheduled rounds were there, of which 4,858 have been completed. And broadly, in terms of round completion, we can say 119 constituencies have done more than half of the work which was there for counting. From the data which is available on our website and portal, the margin of votes which are there for less than 1,000 votes margin is about 18 constituencies. Between 1,000 and 5,000 or 50 constituencies. Between more than 5,000 and less than 10,000 is 67 constituencies. Above 10,000 it is basically 108 constituencies. So I hope all of you had very productive use of this application and shall continue to do so during the course of the evening. Thank you. Thank you, Ashish. I would also like to give you a snapshot of the results so far from our portal. As far as Bihar is concerned, out of 243 ACs, in 225 ACs the rounds are pending. 9 results have been declared, and for 234 assembly constituencies the result declaration is pending. About the by-elections, again I would say for Chhattisgarh there was 1 AC and the rounds are going on for the declaration of the result. For Gujarat, there are 8 assembly constituencies, and in 3 assembly constituencies, the counting is going on. For 5, the results have been declared. Haryana, again, for 1 assembly constituency, the result has been declared in 1. Jharkhand, out of 2
one place the counting is going on. Karnataka, out of 2 assembly constituencies, at one place the round is going on, and for one result has been declared. For Madhya Pradesh, out of 28 constituencies, for 16 the counting is going on, and for 5 the results have been declared. For Manipur, out of 5, at one place the rounds are going on, and for 4 results have been declared. For Nagaland, out of 2, 1 result has been declared. For Odisha, out of 2, the counting is going on. Telangana, for again 1 constituency. तो 18 ऐसी सीट्स हैं जिसमें जो अभी 1000 मतों का ही डिफरेंस है, और देखना पड़ेगा कि किस तरह से इनके नतीजे रुझान साफ होते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं। अदिति फडणवीस, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पहली बार इस तरह की स्थिति दिख रही है जो हमारा डैशबोर्ड है जिसमें स्थित आते हैं आंकड़े कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 75 पर आगे चल रही है और बीजेपी 72 पर कम है। क्या ये कुछ संकेत देता है? मेरे ख्याल से कोई संकेत ऐसा नहीं है। आरजेडी सबसे बड़ी इंडिविजुअल पार्टी के तौर पे उभर के आ रही है, और एनडीए एक अलायंस के तौर पर आगे है। तो इसमें तो ये मेरे ख्याल से यही एक्सपेक्टेड था। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड बात है। कि जो हम सुबह से हम देख रहे हैं, विनोद जी आप हमारे साथ जुड़ गए, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। सुबह से हम देख रहे थे किस तरह से जेडीयू का जो प्रदर्शन खराब रहा। हमने देखा बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आगे निकली, दिन भर यही चर्चा हो रही थी किस तरह से वो बड़ा भाई बन गई है बीजेपी। और कुछ देर पहले ये जानकारी भी आई थी किस तरह से अमित शाह की नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत हुई। अब क्या बातचीत हुई है ये इतना पता नहीं है, लेकिन अब आरजेडी एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आ गई है। विनोद जी आपका क्या आंकलन? नहीं, देखिए ये सब नंबर गेम पर निर्भर करेगा, क्योंकि दोनों प्री पोल अलायंस हैं, और प्री पोल अलायंस में जो नियम है, तो प्री पोल अलायंस में जो आगे होगा उस वही, अगर बहुमत मिल जाता है, मान लीजिए अभी 123 पर भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, अगर वो बरकरार रहती है इस पे तब तो कोई संकट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी सीटें कुछ और 2-3 सीटें कम हो जाती हैं और हंग असेंबली ऐसी स्थिति बनती है, तो फिर जो प्री पोल अलायंस सबसे आगे होगा, जो भी आगे होगा, उसको राज्यपाल बुलाएंगे। ये एक सिस्टम, एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक परंपरा है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात यह है, आपकी जानकारी भी आई होगी कि जिस तरह से बीजेपी की सीटें जेडीयू की तुलना में 1.5 के करीब आई हैं, लगभग दूने से थोड़ा ही कम है, तो बीजेपी के अंदर एक आवाज उठनी शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। बिहार के एक नेता अजीत चौधरी, जो उनके अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बयान दिया बाकायदा एएनआई पर कि जो है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। दिल्ली में जो बैठक होने वाली है भारतीय जनता पार्टी में विधायक, उसमें कुछ ये चर्चा है कि उसमें कुछ नेता इस बात को रखेंगे कि 15 साल नीतीश कुमार को हमने इसलिए ढोया कि वो जो है बड़ी पार्टी थे, अब हम बड़ी पार्टी है तो हमको होना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री जी का सार्वजनिक रूप से वो कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी ही होंगे मुख्यमंत्री, अमित शाह कह चुके हैं, नड्डा जी कह चुके हैं, राजनाथ सिंह कह चुके हैं, सुशील मोदी कह चुके हैं, पार्टी का पूरा स्टैंड रहा है। तो लेकिन बीजेपी के अंदर एक ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी के बिहार के अधिकांश नेता, एक सुशील मोदी जी को अगर आप छोड़ दीजिए, तो अधिकांश नेता नीतीश कुमार की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं रहे कभी भी, चाहे वो रविशंकर प्रसाद जी हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, शहनवाज हुसैन हो, बहुत सारे नेता और वहां के स्थानीय नेता भी। तो वो एक पार्टी के अंदर एक आवाज ये उठ रही है कि अब बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बनाए। लेकिन मुझे लगता है शायद अभी बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर शायद इतनी जल्दी ना बनाए। अगर सरकार बनाने की स्थिति बनती है नीतीश कुमार ही बने, लेकिन कोई अरेंजमेंट जरूर होगा। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल आपकी बहुत अहम बात है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले यह खबर भी आई थी कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत हुई है नीतीश कुमार से। अब क्या बातचीत हुई है पता नहीं है। देशोधर्म निगम जी, आपकी टिप्पणी जो भी विनोद जी कह रहे थे कि भाई बीजेपी के अंदर से अब ये स्वर उठ रहे हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी अगर हैं या हम ज्यादा सीटें ले आए हैं जेडीयू से तो हमारा ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन एक गठबंधन धर्म भी कुछ होता है। जी जी, देखिए मैं साफ कर दूं, बीजेपी एक ऐसा दल है जो अपनी जो वचन देता है उससे पीछे नहीं हटता। तो यहाँ पे अगर नीतीश कुमार चाहेंगे, अगर वो खुद ना चाहे बनना सीएम,
तभी हो सकता है, वरना मुझे नहीं लगता है बीजेपी पीछे हटने वाली है अपनी बातों से। ये हर जगह है, महाराष्ट्र में तो वहां पे कोई प्री पोल प्रॉमिस नहीं थी, वहां पे इसलिए परेशानी हुई, लेकिन यहाँ पर बड़ा साफ बोला गया था कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। तो मैं इसमें कोई परेशानी नहीं देखता हूँ। ये जो गठबंधन धर्म है वो निभाया जाना चाहिए और शायद निभाया जाएगा। तो इसमें जो देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ इलेक्शन बहुत खुला हुआ है और 60% के करीब वोट काउंट हो गए हैं, 40% बाकी हैं। बहुत सारी सीटों में 1000 से कम का मार्जिन है और करीब 1000 से 5000 का मार्जिन में करीब 50 सीटें हैं। तो ये जो करीब 40 सीटों के करीब है, वहां पे भी अभी ऊपर उतार चढ़ाव हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन मैंने नीम अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको ये लगता है, जिस तरह से अभी आप देश रत्न निगम जी को भी सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अभी नतीजे रिजल्ट खुला हुआ है, शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन कोई भी पार्टी दावा नहीं कर रही है, 40% वोटों की गिनती अभी भी होनी है। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही है। देश रतन साहब ने जो कुछ बातें कही हैं, मैं भी एग्री करता हूं उनसे कि चुनाव अभी खुला हुआ है। फैसला होने में अभी कम से कम 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे भी लग सकते हैं और हो सकता है इससे भी ज्यादा लग जाए, चूंकि 40% बहुत होता है और 40% के अंदर कुछ भी हो सकता है। किसी की बिसात उलट सकती है, किसी की नई बिसात बिछ सकती है। सुबह आपने देखा था जब शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे गठबंधन जो है बहुत आगे है और पीछे रह जाएगी जो आपका एनडीए है। लेकिन आपने देखा दोपहर तक स्थिति बदलती गई, फिर आगे पीछे का चलता रहा। तो ये सही कह रहे हैं, बहुत से लोगों ने कहा ये बात, और मैं भी ये बात कहूंगा कि शायद बहुत अरसे से इस तरह का चुनाव बिहार के अंदर देखने को नहीं मिला। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार भी जुड़ गए हैं। जी मीम साहब, मैं सिर्फ ये बात कहूंगा, अब जो ये सीटों पर आगे आरजेडी एक समय अब दिख रहा है हमें किस तरह से आगे निकल गई है बीजेपी से रुझानों में, सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन महागठबंधन तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एनडीए तो आगे चल ही रहा है। इस समय क्या स्थिति, क्या आंकलन, क्या चर्चाएं हो रही हैं पटना में? देखिए, पटना में जैसे दिल्ली में किसी को ये चुनाव समझ में नहीं आ रहा है, उसी तरीके से पटना में भी हर कोई जो है, मतलब जो इंग्लिश में कहते हैं कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस, उसी तरीके से हर आदमी इस आशंका से है, या अगर आप एनडीए समर्थक हैं तो आप प्रार्थना कर रहे हैं कि एनडीए जीत जाए, अगर आप महागठबंधन के समर्थक हैं तो आप पूजा कर रहे हैं कि नहीं महागठबंधन को बढ़त मिल जाए। लेकिन कुछ बातें बड़ी साफ है। एक तो बहुत सारे चुनावी जो परिणाम आए हैं, अंतिम के 3-4 चरणों में जो है पूरा परिणाम जो है बदल गया। जो लोग आगे चल रहे थे वो अचानक जो है वो चुनाव हार गए, जो पीछे चल रहे थे वो आखिरी के 4 चरणों के दौरान जो है जो वोट जो ईवीएम की काउंटिंग हुई उसमें वो आगे निकल गए और वो विजेता हो गए। तो चुनाव में जो उम्मीदवार भी हैं उन्हें भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि ये चुनाव कैसे, कहाँ, क्यों जा रहा है। खासकर उन सीटों में जहाँ पर मार्जिन जो है 500 से लेके 7000, 8000 का है, क्योंकि 10,000 के ऊपर का अगर आपका मार्जिन है तो उसे रिवर्स होने में थोड़ा मुश्किल होता है। खासकर विधानसभा चुनाव में अगर 15 राउंड से ज़्यादा की गिनती हो गई है, 10,000 से ऊपर की अगर आपको बढ़त है तो उसमें आपकी जीत थोड़ी सी एक तय मानी जाती है। लेकिन निधि, मैं बता दूं कि ऐसा चुनाव आज के पहले हमने नहीं देखा। हमने हंग भी देखा है, 2005 फरवरी में जब चुनाव हुए थे, ईवीएम पे ही चुनाव हुआ था, हंग असेंबली हुई थी, लेकिन इस तरीके का आप कह सकते हैं कि ऊपर नीचे का जो है ये नहीं चला था। लेकिन एक बात है कि एनडीए पिछले 3-4 घंटों से वो 115 के ऊपर उसकी टैली है, जिससे ये माना जा रहा है कि अगर हंग भी होगा तो वो जोड़ तोड़ करके वो सरकार बना लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हर चीज़ में एक लेकिन, एक किंतु, एक परंतु इस बार इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि किसी को नहीं मालूम है, अभी 1.5 करोड़ वोटों की गिनती बाकी है, उसमें क्या होगा, कौन लोग जीतेंगे, कौन हार जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। मनीष, एक जल्दी से एक और सवाल, एक और जल्दी से पूछना चाह रही हूँ। अभी विनोद जी ने ये कहा कि भाई बीजेपी खेमे में वहां पे अब ये 1-2 नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि हमारी बीजेपी से अब मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब हालांकि बीजेपी अपना गठबंधन धर्म निभाएगी और कुछ समय के लिए हालांकि नीतीश कुमार को बना देगी मुख्यमंत्री, लेकिन क्या बदलाव हो सकता है उसके बाद? किस तरह की चर्चाएं वहां पे बीजेपी खेमे से आपको सुनाई दे रही हैं? देखिए, या हंग हो या सिंपल मेजोरिटी हो,
मुख्यमंत्री अगर एनडीए की अगर बहुमत मिलता है या अल्पमत की भी सरकार अगर बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। उसका कारण आपको ये समझना होगा, भले बीजेपी के विधायक कहें, भले बीजेपी के कार्यकर्ता कहें, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने ये घोषणा चुनाव प्रचार शुरू होने के पहले कर दी थी। दूसरी बात यह है कि उन्हें मालूम है कि अगर वो नीतीश कुमार के साथ जो कहते हैं एक पॉलिटिकल वर्ड होता है गेम करेंगे, तो उनको मालूम है कि नीतीश कुमार को फिर आरजेडी के साथ हाथ मिलाने में कोई देरी नहीं होगी। और वो ये भी जानते हैं कि अगर आपने नीतीश कुमार को बिहार में कुर्सी देके छोड़ दिया तो कम से कम केंद्र में आपकी सरकार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए 2024 भी सुरक्षित होगा। तो वैसे में लगता नहीं है कि कोई उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा। हाँ, लेकिन जो परिणाम आए हैं तो उससे नीतीश कुमार खुश नहीं होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को ये कम से कम अच्छा नहीं लगेगा कि उनके और बीजेपी के बीच इतनी सीटों का गैप हो, क्योंकि कल को अगर कैबिनेट का गठन होगा तो ऑटोमेटिकली जो अभी तक उन्होंने फॉर्मूला तैयार किया या जो फॉर्मूले पे सरकार में मंत्रिमंडल का गठन होता था तो बीजेपी के लोग ज़्यादा होंगे। अगर उप मुख्यमंत्री खुदा ना खास्ते कोई गिरिराज सिंह जैसा व्यक्ति को अगर बीजेपी ने बना दिया तो उनके लिए हर दिन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी के माहौल में आप मानकर चलिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, भले ही बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता जो भी मांग करे। निधि। बिल्कुल मनीष, और हमें एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, तो आप सही बात करें, लेकिन फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कि जो बिहार का फैसला है उसकी स्थिति, तस्वीर और साफ हो। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। तो बहरहाल हम बिहार का फैसला, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अदिति फडणवीस वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अदिति जी, मैं अगर तेजस्वी की बात करूं, इस समय जो आरजेडी है इस समय 75 सीटों पर आगे चल रही है। 2015 में 80 सीट, सबसे बड़ी पार्टी तब वो थी। अगर हम तेजस्वी को थोड़ा समझना चाहें, जो एग्जिट पोल थे उन्होंने एक उम्मीद बांध ली थी और शायद उम्मीदों का बांध जो एक पहाड़ वो उन पर डाल दिया गया था। लेकिन अच्छा, मुझे कहा जा रहा है कि हमें सीधे शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं वहां जाना है। और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ये जनता का असीम प्यार और विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ है। और प्रदेश में हमने जो काम किए, 15 साल की तुलना 15 महीने से हुई और कोरोना के कठिन काल में 7 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, जनता का हम विश्वास जीतने में सफल रहे। मैं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है और जनता को हम ये वचन देते हैं कि जान भले ही चली जाए, आपके विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा। विकास जीता है, जनता का कल्याण जीता है, हमारा विचार जीता है। तो उपचुनाव हुए और जीत से उत्साहित हैं मुख्यमंत्री, सरकार बची है यहाँ पर। बहरहाल अदिति, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले, तेजस्वी पर जो उम्मीदों का भार था क्या काफी ज्यादा बढ़ा दिया? क्योंकि आप देखिए 2010 में वो पहला भाषण देता है, 2015 में पहली बार राघोपुर जीतते हैं और अब इन 10 सालों में मुख्यमंत्री की सीट की दावेदारी वो कर रहे थे और सफलता मिली है। आपने उनके पिता की छत्रछाया नहीं है, 75 सीटों पे लाए हैं। किस तरह से आप आंकलन करेंगे उनके परफॉर्मेंस का? देखिए, पहली बार तो अंग्रेजी में कहावत है, टाइम इज ऑन हिज साइड। तो जाहिर है कि उनकी उम्र के अनुसार जो उनको मिला है विरासत में भी और जो उन्होंने खुद भी अर्जित किया है वो काफी अच्छा प्रदर्शन है। और मेरे ख्याल से इस चुनाव में भी उन्होंने एक तरह से एक परिपक्वता दर्शाई है जो कि पहले नहीं दिख रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, इस बार ये इस पे मतलब सवाल उठ सकता है। मैं उम्मीदों के भार की बात कर रही थी, तो आपने कहा कि परिपक्वता दिखाई। विनोद जी,
तेजस्वी का जिस तरह से सामने आए, भले ही किसी भी विपक्ष की तरफ से उन पर भाषा का जो प्रयोग किया गया, आपका आकलन क्या है इस समय आरजेडी को लेकर और तेजस्वी के परफॉर्मेंस को लेकर? देखिए, तेजस्वी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। चुनाव में जीत हार अलग चीज है, कितनी सीटें आती हैं, क्या फाइनल रिजल्ट क्या आता है, लेकिन जिस तरह पूरा चुनाव महागठबंधन में कौन लड़ रहा था, तेजस्वी यादव, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी थी दोनों की, किसके खिलाफ थी? तेजस्वी के खिलाफ। तो कुल मिलाकर के तेजस्वी ही अकेले थे, लालू यादव बिल्कुल सीन में नहीं थे। कांग्रेस पार्टी सपोर्टिंग की भूमिका में थी। मीम अफजल साहब माफ करें, राहुल गांधी जी भी एक सहयोगी के तौर पे ही थे, जो शादी बारात में हमारे यहाँ बड़े भाई होते हैं ना, चले जाते हैं दूल्हे के साथ, कुछ उस भूमिका में थे। बाकी पूरी लड़ाई तेजस्वी ने लड़ी और जो इस परिपक्वता का परिचय दिया, परिपक्वता में सिर्फ अपने कैंपेन में नहीं, सीटों के बंटवारे से आप शुरू करिए। सीटों के बंटवारे में जिस उदारता के साथ कांग्रेस को उन्होंने 70 सीटें दी। एक जरूर गड़बड़ी हुई, अगर मुकेश सहनी को साध लेते वीआईपी पार्टी वाले को और शायद उपेंद्र कुशवाहा को, तो आज थोड़ा वो ज्यादा कंफर्टेबल होते। कांग्रेस को मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि केसी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। सौरभ, कहा जा रहा था 6 बजे बीजेपी के जो वरिष्ठतम नेता हैं वो आएंगे, यहाँ पर संबोधन हो सकता है उनका। 6:30 बज गए लेकिन अब तक नहीं है, क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल निधि, 6 बजे का वक्त था, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको आना था, लेकिन 6:30 बज गए और आप देखेंगे यहाँ पर पूरा मंच तैयार है। कार्यकर्ताओं से बीजेपी दफ्तर लबालब भरा हुआ है, लगातार कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, देरी की अपनी वजह भी है। जिस तरीके से कई सीटों पर नेक टू नेक लड़ाई है, तो ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर संबोधित करे, उसके बाद कुछ 19 हो जाए। कुछ कार्यकर्ताओं से पूछते हैं, आपको कितनी देर हो गई यहाँ पर आए हुए? हमें काफी समय से हम यहाँ खड़े हैं और आज भारत के इतिहास के लिए एक सुनहरा अवसर है जब मध्य प्रदेश में हम बाबा महाकाल की कृपा से 28 में से 22 सीटें, गुजरात में क्लीन स्वीप कर दी हमने 8 में से। बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आ रहे हैं। अभी आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट हो गई, बहुत कांटे की टक्कर है। कार्यकर्ता के तौर पर क्या सुबह से जो ये मुकाबला चल रहा है, ईश्वर की कृपा से हम उसमें भी सिंगल लार्जेस्ट बनकर आएंगे। सिर्फ 1 या 2 सीटों के ऊपर जो कठिन मुकाबला चल रहा है और उसकी चलते वो आप लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए, क्या भावना है कार्यकर्ता के तौर पर? आप लोगों को लग रहा था कि भाजपा जीतेगी और वहाँ गवर्नमेंट बनाएंगे? अच्छा ठीक है, भाजपा जीतेगी, जाहिर सी बात है कि आपकी जो सीटें हैं वो जेडीयू से ज्यादा हैं, तो नीतीश कुमार को ही चाहते हैं सीएम या फिर आप बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर? तो डिसाइड करेगा जो कार्यकर्ताओं की तो भावना होती है। कार्यकर्ताओं की भावना ये है कि हमें पार्टी को जिताना है और परचम लहराना है, गवर्नमेंट बनाना है। ये बिल्कुल कार्यकर्ता वाली बात की आपने। नीतीश जी रहेंगे जी? नीतीश जी, क्योंकि जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार मोहर लगा दी थी कि हमारे अगर जो बिहार में सरकार आती तो नीतीश जी रहेंगे, तो हमारे पार्टी का नेतृत्व जो कहता है वही करता है। ये बीजेपी के लोग हैं जो कहते हैं वही करते हैं, तो नीतीश जी को ही वहाँ का सीएम बनाया जाएगा। बताइए कि एलजेपी चिराग पासवान ने बीजेपी का साथ छोड़ा, अलग लड़े, नुकसान पहुंचाया उन्होंने कई सीटों पर जेडीयू ने, यानी अब जो बीजेपी गठबंधन एनडीए को नुकसान पहुंचाया है। नहीं, ये फैसला तो उनका अपना हो सकता है, उन्होंने छोड़ा या नहीं छोड़ा, बट ये निश्चित है कि बड़े सारे एग्जिट पोल्स जो दिखा रहे थे वो सब भ्रम पैदा होंगे। देर तक इंतजार करेंगे और वो भ्रम पैदा, कोई नहीं, हमारे लीडर्स हैं, हम पूरी रात में इंतजार कर सकते हैं। जब तक बिहार में सरकार नहीं बनेगी तब तक हम यहाँ इंतजार करेंगे और इंतजार करेंगे। निधि, देखिए कार्यकर्ताओं में जोश है, तो बनना निश्चित है। जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में जोश है, रात भर इंतजार करने को तैयार है, तो ये रात लंबी रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, आपने वहां पे जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश सामने रखा है। त्यागी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्यागी जी, जेडीयू का परफॉर्मेंस जो है, अब देखिए 28 सीटें का नुकसान है इस बार चल रहा है, हालांकि कहा जा रहा है अभी रात तक हम सबको इंतजार करना चाहिए, लेकिन अगर सरकार बनती तो जीत थोड़ी सी फीकी नहीं हो जाएगी? अगर जेडीयू का परफॉर्मेंस अच्छा रहता तो और अच्छा होता। निधि जी, सारा हमला ही जेडीयू पर था, प्राकृतिक प्रकोप था, महामारी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, वो भी उनको झेलना पड़ा। कोसी में बाढ़ आई, लाखों घर परिवार बर्बाद हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, राहत कार्यों को लेकर हमला उन्हीं को झेलना पड़ा। पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी और आरजेडी भी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को निशाना बनाती रही, और गैरों ने तो जुल्म ढाए थे, अपनों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अपना भी एक घटक जाकर के विपक्षी खेमे में मिल गया, जबकि हमारे से उनका सीटों का कोई विवाद नहीं था। हम तो 2000 में, 2005 में, 2010 में, 2020 में
कभी उनके साथ चुनाव नहीं लड़े। लेकिन अमित शाह जी मुखर ने होके खुद क्यों कहा नहीं था बोला आप कि वो लोगों ने? मुखर होके जो आप ही के गठबंधन से जिस तरह से एलजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं आप, तो आप लोगों ने मुखर होके क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे साफ याद है आप लोग बोलते थे नहीं हम नहीं बोलेंगे। क्यों ये हिचकिचाहट क्यों थी? प्रधानमंत्री जब पहली बार चुनाव प्रचार में गए हैं, उन्होंने कहा कुछ लोग मिसगाइड करने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार में एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला गठबंधन, जिसमें एलजेपी शामिल नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी ने कई अवसरों पर कहा कि खबरदार अगर प्रधानमंत्री के नाम का और फोटो का इस्तेमाल किया, हम चुनाव आयोग में उनके खिलाफ जाएंगे। एक स्ट्रेटजी के तहत पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार ऐसे उम्मीदवार खड़े किए गए जो जेडीयू के बीजेपी के संयुक्त कोर वोट के लोग थे, उसमें कटौती करें। और अब कल तक सारे चुनाव के नतीजे आएंगे, हम बताएंगे कि जो सीटें हमारी कम हुई हैं ये एक सबोटाज के साथ कम की बिल्कुल गई। जो आपने वर्ड सैबोटाज का, इसी सैबोटाज को समझेंगे त्यागी सर। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं। रुझान अभी हमारे सामने है, तस्वीर अभी साफ नहीं है बिहार के फैसले की। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो बिहार के फैसले में एक दिलचस्प आंकड़ा आ रहा है, आपको बता दें आरजेडी अब 77 सीटों पर आगे चल रहा है। जब कार्यक्रम हमने शुरू किया था तो 75 सीटों पर आगे बढ़ते हुए आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी और अब 77 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है। बहरहाल ब्रेक से पहले केसी त्यागी वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, उन्होंने सैबोटाज शब्द का प्रयोग किया था। हमारे साथ देश रत्न निगम भी मौजूद हैं। निगम साहब, मैं आपसे पूछूंगी, आपने सुना था त्यागी सर को, वो कह रहे थे हमें तो विपक्ष के लोगों ने आरोप तो लगाए थे लेकिन अपनों ने भी बहुत भीतरघात किया, सैबोटाज हुआ। क्या कहेंगे आप उनसे? लेकिन इस सैबोटाज से जेडीयू को तो नुकसान हुआ है, आरजेडी को बहुत फायदा हुआ है। वो सीटें आरजेडी की तरफ जा रही हैं और ये एक ऐसा ट्रेंड है कि चाहते ना चाहते हुए आप लोग सबने आरजेडी की मदद कर दी। तो मेरे ख्याल से चिराग पासवान जी को रहना चाहिए था एनडीए में, तो मैं समझता हूं कि बात कुछ और होती। ये भी आपने बहुत अहम बात कही कि और अच्छा लगा कि आपने खुलकर बोला कि एलजेपी को साथ में रहना चाहिए था और इससे नुकसान ही हुआ, आरजेडी को फायदा हो गया है। अदिति जी, आप किस तरह से इस समय देख रही हैं जो इस समय सैबोटाज की बात हो रही है, एलजेपी का जो रोल था वो वाकई में नुकसानदेह हुआ? अपने खेमे को तो नुकसान करा और दूसरे खेमे को फायदा पहुंचाया, ऐसा है? देखिए, उस समय एक धारणा ये थी कि एलजेपी का रोल एक तरह से भाजपा से सैंक्शन था और भाजपा ने जानबूझ के उनको इस परिस्थिति में डाला जिससे कि नीतीश कुमार की सीटें कम हो जाती। ये आरोप उस समय भी जेडीयू के कई लोगों ने आरोप लगाया था बीजेपी पर। बाद में जब प्रधानमंत्री ने बात साफ की और कहा कि एलजेपी अब एनडीए में नहीं है, हालांकि प्रधानमंत्री कैसे किसी को एनडीए से निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। विनोद जी, जो ये नरमी दिखाई गई चिराग पासवान जब प्रहार कर रहे थे नीतीश कुमार पर, जेडीयू पर, जो बीजेपी की तरफ से नरमी दिखाई गई, उसका ही असर है कि आरजेडी को भी सीट्स अब मिल रही हैं ज्यादा। निधि जी, ये पूरी रणनीति के तहत हुआ। अभी त्यागी जी भी कह रहे हैं तो सैबोटाज हुआ है, सुनियोजित तरीके से किया गया है। वो खुल के नहीं कहेंगे कि किसने किया है क्योंकि वो एनडीए के पार्टनर और वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन बहुत आसानी के साथ एलजेपी को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर सख्ती से कह देता है कि आपको एनडीए में रहना और गड़बड़ नहीं करना है, वो 45 सीटें मांग रहे थे, 30-35 सीट पे वो मान जाते। लेकिन खुद चिराग पासवान ने इस बात को कहा है कि जब मैंने अमित शाह जी से कहा कि हम अलग लड़ेंगे तो वो चुप रहे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। इसका क्या मतलब है? अमित शाह जी को कहना चाहिए था कि भाई आप अलग क्यों लड़ेंगे, आप एनडीए का हिस्सा है, हम सब मिलकर लड़ेंगे।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक रणनीति थी कि जेडीयू की सीटें कम हो, बीजेपी की सीटें ज्यादा हो, ताकि भविष्य में, अभी तुरंत नहीं, भविष्य में जब, क्योंकि नीतीश कुमार कह चुके हैं मेरा आखिरी चुनाव है, मैं आज कह रहा हूं 2023-24 में 2025 से पहले भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनवाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने की है, घोषित रूप से होगी। जी विनोद जी, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, माफी चाहती हूँ, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आप अगर शाम के 7 बजने को आ गए, उससे पहले कोई भी बड़ी पार्टी का बड़ा नेता क्यों बाहर आकर जीत का दावा नहीं कर पा रहे हैं, आश्वस्त नहीं है, ये समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। की अहम खबर ये आ रही है कि सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। उनके साथ भूपेंद्र यादव जो बिहार प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये अपने आप इस समय खबर आ रही है। हमारे साथ केसी त्यागी साहब मौजूद हैं और विनोद जी भी मौजूद हैं। त्यागी जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि क्यों नहीं नीतीश कुमार की तरफ से अब तक कुछ वो सामने आए, संबोधन किया है, जिस तरह से उनका गठबंधन है सबसे बड़ा है, क्यों नहीं सत्ता बनाने वो लोग आगे जा रहे हैं, तो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं मीडिया के? नहीं निधि जी, ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की जो ट्रेडिशंस हैं उसके हिसाब से जब सारी सीटें घोषित हो जाती हैं, फिर पार्लियामेंट्री पार्टी या लेजिस्लेटिव पार्टीज के एमएलएज की मीटिंग होती है, उसके बाद एक नेता चुना जाता है, उसके बाद ये कम्युनिकेट किया जाता है गवर्नर को। तो कोई भी लीडर जो स्टेचर का है, चाहे इधर का है या उधर का है, अपने आप को पब्लिकली एक्सपोज तब तक नहीं करेगा जब तक नंबर बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। आरजेडी वाले भी बता रहे हैं कि हमारे नंबर क्लियर हैं, बीजेपी जेडीयू वाले बता रहे हैं, तो नीतीश कुमार जैसा गंभीर नेता आकर के बाहर अपना दावा पेश कर दे तो ये तो हमारी ट्रेडिशंस के खिलाफ है। ठीक है, बिल्कुल, हम सबको संयम बरतना चाहिए, क्लियर हो जाएगा। जी जी विनोद जी, इस समय कहा जा रहा है अब सुशील मोदी मिलने पहुंचे नीतीश कुमार को, क्या मायने? देखिए, सुशील मोदी जो है वो आर्किटेक्ट हैं जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के जो मौजूदा है इसका, क्योंकि वो पहले अरुण जेटली और हुआ करते थे और बिहार में सुशील मोदी जी थे, लेकिन इस बार जो गठबंधन हुआ था 2017 में उसके आर्किटेक्ट सुशील मोदी ही है बिहार में। अब बिहार के बीजेपी के नीतीश कुमार के अगर सबसे ज्यादा विश्वस्त, भरोसेमंद और सपोर्टर कोई है तो सुशील मोदी है। इसीलिए जब बीजेपी के अंदर ये आवाजें उठने लगी, वो अजीत चौधरी ने बयान दे दिया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए कुछ लोग, तो सुशील मोदी आगे आए हैं और भूपेंद्र यादव को लेकर मिलने गए हैं। और देखिए, नीतीश कुमार इन सब चीजों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने टेलीफोन पे जो बात की है अमित शाह जी से, हो सकता है उसमें उन्होंने अपना असंतोष, अपनी नाराजगी व्यक्त की हो, तो इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए भी सुशील मोदी आ सकते हैं। और आगे की स्ट्रेटेजी क्या हो, अभी नंबर क्लियर नहीं है, त्यागी जी सही कह रहे हैं, अभी नंबर ना इधर क्लियर है ना उधर क्लियर है। तो अगर मान लीजिए एक स्थिति ऐसी आए कि एकदम हंग असेंबली हो जाए और 2-4 सीटों का हो, तो वो मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें जो है अभी डिस्कस होंगी। उसके लिए भी सुशील मोदी का नीतीश कुमार से मिलना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। त्यागी जी, आपका आज का कंक्लूडिंग रिमार्क इस कार्यक्रम में क्या है दर्शकों के लिए? नहीं, मैं एक डेमोक्रेट के नाते और जो मेरा लॉन्ग एक्सपीरियंस है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, चुनाव आते हैं, हारते और जीतते हैं, लेकिन एक तो हमें अपनी मर्यादा नहीं खत्म करनी चाहिए, और दूसरा ये है कि नई पीढ़ी जो आ रही है उससे तो मैं कुछ उम्मीद नहीं करता, लेकिन हम लोग जब निधि जी आए थे राजनीति में तो जनसेवा थी, उस समय कैरियर नहीं था और कॉमर्स तो बिल्कुल नहीं था जो आजकल हो गया। जी बिल्कुल, आपके जो ये शब्द हैं, आगे अब देखते हैं जो नतीजे कैसे आएंगे, लेकिन वाकई में हम सबको संयम रखना है। अब 7 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक बिहार के फैसले की तस्वीर साफ नहीं है। मेरे और सहयोगी अब आएंगे, आ गए, नगमा यहाँ पर हैं हमारे साथ, और एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।